students, welcome to my channel. I am Dr. Sahil Verma and today we are discussing about the chapter 2nd of class 12th chemistry solution. So first दो वीडियो में आपने अगर देखा है तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक हम लोग कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एजेट्रोप्स और एजेट्रोपिक मिक्सचर. So what is azeotrops? Azeotrope is the binary mixture which have same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. So ये होता है हमारे पास एजियोट्रोप्स. ये बाइनरी मिक्सचर है जिनका कंपोजिशन जो है वो सेम कंपोजिशन रहता है लिक्विड और वेपर फेज के अंदर जब इन्हें आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हो. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स. टाइप में फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो है वो ऐसे बाइनरी मिक्सचर होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा. बॉइलिंग पॉइंट इज लेस आइदर देन इसके जो दोनों कंपोनेंट हैं उनसे. आइदर देन टू कंपोनेंट्स. क्लियर. और द नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसमें कौन आएगा? इसमें वो आएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनका पॉजिटिव डेविएशन होता है. पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेंगे इसमें. और जैसे एग्जांपल है इसमें मिक्सचर ऑफ 94.5% एथिल अल्कोहल या एथेनॉल एंड 4.5% ऑफ वाटर. सेकंड हमारे पास रहता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में उल्टा हो जाएगा इसका. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रोप इज मोर देन द टू कंपोनेंट. मोर देन टू कंपोनेंट्स. और इसमें वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे जिनमें नेगेटिव डेविएशन होता है. एग्जांपल जैसे मिक्सचर ऑफ 68% नाइट्रिक एसिड and 32% water by mass. So this is the azeotropes and type of azeotropes. Next topic हमारे पास आता है colligative properties. colligative properties में जो मेन पोर्शन है वो 4 पोर्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और चारों के चारों जो पोर्शन है वो एक दूसरे से रिलेवेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के. colligative property are those properties which depend on colligative properties which depend on number of solute particle but do not depend on the solvent property. So colligative property भी हमारे पास 4 टाइप्स की है. फर्स्ट है relative lowering in vapor pressure. relative lowering in vapor pressure of solvent. B part है elevation in BP means boiling point of solvent. C पार्ट है डिप्रेशन. डिप्रेशन यानी कम होना. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. एंड लास्ट और डी पार्ट है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. बायो में आप ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हो तो वैसा कुछ ही होगा इसमें. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर. So these are the 4 part of colligative property. in which we will discuss about first part relative lowering in vapor pressure of
solvent. So let's start with relative lowering in vapor pressure of solvent. फर्स्ट पार्ट है relative lowering in vapor pressure of solvent. ध्यान रहिए यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिखना, मैं सॉल्वेंट लिखता हूँ। तो इसको करने से पहले क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं जो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आपके पास दो चीजें होती है, ए को हम लेकर चलते हैं सॉल्वेंट और बी को एज्यूम करते हैं सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। इफ सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा वेपर प्रेशर, चाहे वो आइडियल है चाहे वो स्टैंडर्ड है, इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट भी जीरो होगा, और जब आप मिक्स कर दोगे इसमें सॉल्वेंट में तो भी इसका प्रेशर जो है वो जीरो होगा, और इसका प्रेशर ऑन मिक्सिंग में Pa और इन प्योर फॉर्म P नॉट A होगा। सो टोटल प्रेशर क्या होगा हमारा, टोटल प्रेशर इज Pa प्लस Pb। So total pressure will equal to the only Pa, और ये तो जीरो होगा। और अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ या हेनरी के लॉ से आपने जो पढ़ा कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, क्लियर। सो यहाँ क्या होगा, Pa will equal to the P नॉट A XA। ये काम मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। XA किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 1 माइनस XB से। So P is equal to P नॉट A 1 माइनस XB। सॉल्व करने के बाद XB हमारे पास क्या आता है, P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A। So this is lowering in vapor pressure। ये जो है वो क्या है हमारे पास, वो है lowering in vapor pressure। कि the addition of non-volatile solute decrease the escaping tendency of solvent molecule from the surface of solution। कि पहले जब सॉल्वेंट ही था किसी सॉल्यूशन में तो उसके मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, सरफेस के ऊपर ज्यादा थे और वेपराइजेशन भी ज्यादा हो रहा था। लेकिन अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें मिलाते हो तो वो कुछ जगह ले लेते हैं सॉल्यूशन के अपर सरफेस पे, सॉल्वेंट के अपर सरफेस पे। तो सॉल्वेंट का जो टोटल मॉलिक्यूल है वो वेपराइज नहीं हो पाता और वेपर प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाता। तो जो वेपर प्रेशर के अंदर लोअरिंग होती है, जो कमी आती है, वो किसके इक्वल होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के इक्वल होगी। सो इट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट में कितनी कमी हो रही है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो XP is the mole fraction। Mole fraction means it is NB over Na plus NB is equal to P नॉट A minus P upon P नॉट A। ये चीज अगर NB, अब NB डाइल्यूशन के अंदर अगर हम देखें ऑन डाइल्यूशन के अंदर अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सो NB को मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। सो मेरे पास क्या बनेगा, NB ओवर Na is equal to P नॉट A minus P over P नॉट A। सिंप्लीफाई करें इनको कि नंबर ऑफ मोल क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो NB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B, अपॉन में गिवन मास ऑफ A अपॉन में मोलर मास ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P ओवर P नॉट A। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास रहेगा WB MA अपॉन MB WA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P ओवर P नॉट A। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप MB मीन्स मोलर मास ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल फाइंड करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स। और आपके पास MB की वैल्यू क्या आएगी, P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस P इंटू WB MA ओवर WA। सो यहाँ से आप मोलर मास ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास।
इसी तरह सेकंड हमारे पास जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड बात करेंगे अब हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट और वेपर प्रेशर इज बिकम इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेयर। सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो 1 atm होता है। अब मैं यहाँ आपको एक कंडीशन देता हूँ कि इफ यू हैव ओनली प्योर सॉल्वेंट, अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर मैं मान के चलता हूँ हमारे पास रहता है TB0, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। बट एज यू ऐड इन इट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते ही क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो मोर देन हो जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन TB0 which is equal to, मैं लेकर चलता हूँ TB के इक्वल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब प्योर सॉल्वेंट है लिक्विड फेज के अंदर तो वो वेपराइज होगा, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दोगे तो सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल आ जाएंगे, जिससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपको वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm करना है देन यू हैव टू गिव मोर टेम्परेचर। इट मींस आपको जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा देना पड़ेगा। ये चीज आप एक ग्राफ से भी समझ सकते हो। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस तरीके से, यहाँ लेता हूँ मैं वेपर प्रेशर, मुझे यहाँ तक करना है, ये 1 atm का वेपर प्रेशर है। जब बात करें सिर्फ सॉल्वेंट की तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा हमारा सॉल्वेंट को। तो इसके लिए जो टेम्परेचर आपको देना पड़ा, ये टेम्परेचर बात लेके चल रहा हूँ, ये टेम्परेचर है TB0। लेकिन जैसे ही आपने इसमें सोल्यूट मिला दिया तो सोल्यूट मिलाते ही क्या हुआ, आपने प्रेशर 1 पारित करना है, तो सोल्यूट मिलाते ही इस तरीके से आपको टेम्परेचर इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, मीन्स ये टेम्परेचर TB0। सो डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना है हमारे पास, TB माइनस TB0। ये बात दिखाता है सॉल्यूशन को कि सॉल्वेंट के लिए जब आपने 1 atm प्रेशर फाइंड करना था तो टेम्परेचर देना पड़ा आपको TB0। लेकिन सॉल्यूशन में जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जो कि ग्राफ नीचे की तरफ बनाया हमारा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, लेकिन यू हैव टू चेंज इट in 1 atm, so you have to give the more temperature than the initial temperature of solvent। तो यहाँ हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ाना पड़ा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा T which is equal to TB minus TB0। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और डाइल्यूट solution, it is found that the elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of solute। the molar concentration जितनी ज्यादा होगी solute की, solute जितना ज्यादा लोगे boiling point का elevation भी उतना ही ज्यादा होगा। elevation in boiling point भी क्या होगा, increase होगा हमारे पास। तो क्या लिखूंगा, delta TB is proportional to m, hence delta TB is equal to kbm। Here kb is a proportionality constant which is known as molar elevation constant or ebullioscopic constant। ebullioscopic constant। if m की वैल्यू आप रखते हो 1
मोल पर केजी, देन क्या होगा डेल्टा टीबी विल इक्वल टू दी केबी। अगर m की वैल्यू आप 1 मोल पर केजी रखते हो तो ये डेल्टा टीबी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो केबी के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट। इट मींस मोलैलिटी का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। कोई डाउट इसमें? क्लियर? अब यही फॉर्मूला पुट करो इसमें। सो डेल्टा टीबी विल इक्वल टू केबी डब्ल्यूबी 1000 अपॉन एमबी इनटू डब्ल्यूए। हमें क्या फाइंड करना है? एमबी फाइंड करना है। तो यहां से एमबी क्या आ जाएगा हमारे पास? एमबी विल इक्वल टू केबी इनटू डब्ल्यूबी इनटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इनटू डब्ल्यूए। तो यहां से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड जो है हमारे पास वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट अपोजिट होगा किसके? एलिवेशन ऑफ बीपी के। क्योंकि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ऐड करते हो तो आपको वेपोराइज करने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन उसे कंडेंस करने में, फ्रीज करने में टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो सी है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन सॉलिड। मींस कोई भी गैस है तो उसके लिए जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज के इक्वल हो जाएगा। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे तो वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये चीज। अब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वही ग्राफ मैं दोबारा बनाऊंगा, टेम्परेचर और वहां आएगा वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर के लिए सबसे पहले सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा था TF नोट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लेकिन सॉल्यूशन के लिए क्या देना पड़ रहा है आपको? टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है which is equal to TF because solution contain non-volatile solute। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करेंगे? सॉल्वेंट के बीच का जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो ले लेंगे, जिससे कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम चाहिएगा कि उन्हें फ्रीज करने के लिए। सो ये आ गया डेल्टा TF। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मींस डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF। ये चीज सेम पुराना कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर जो है वो मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो यहाँ डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आएगा? KFM। क्लियर? KF वही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यहाँ KF क्या होगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? अब मोलैलिटी की वैल्यू WB अपॉन MB WA इनटू 1000, ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा TF किसके इक्वल होगा? KF WB 1000 अपॉन MB इनटू WA। You have to find value of MB, so MB will equal to KF into WB into 1000 upon MB into WA. Oh sorry, delta TF upon clear? The value of KB and KF की दो चीजें हमने पढ़ी, KB and KF. So value of KB and KF depend on the nature of solvent and
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इनकी जो वैल्यू है वो फाइंड आप कैसे कर सकते हो, Kb फाइंड कर सकते हैं R इंटू Ma इंटू TB नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू 1000। और सिमिलर Kf इज R इंटू Ma इंटू TF नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा H फ्यूजन इंटू 1000। अब यहाँ R क्या है, R इज गैस कांस्टेंट व्हिच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Ma मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, देन डेल्टा TB नॉट जो प्योर फॉर्म में बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, और डेल्टा TF नॉट प्योर फॉर्म में जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और डेल्टा H फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। सो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। So next and last part of the colligative property is osmosis. Osmosis क्या है, जैसे एक कंपार्टमेंट बीकर लेता हूँ, उसको डिवाइड करता हूँ मैं SPM से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अभी बताएंगे ये क्या होता है। एक तरफ मैं भरता हूँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड एक तरफ भरता हूँ मैं सॉल्यूशन। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पास आउट होते हैं SPM के थ्रू इन द सॉल्यूशन चैम्बर। सो प्रोसेस या एक ऐसा फिनोमेना जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू होते हैं SPM से टुवर्ड्स द सॉल्यूशन चैम्बर, इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑस्मोसिस। दैट कि व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, then a spontaneous flow of solvent molecule to the solution compartment is known as osmosis. Osmosis में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का ही सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होगा, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट में फ्लो नहीं होता। और SPM क्या है, SPM जैसे सेलोफोन, पर्चमेंट पेपर, वॉल ऑफ लिविंग सेल, कॉपर फेरोसाइनाइड, इन सब चीजों से ये बनती है। और बहुत ही मतलब लेयर एक आप जैसे मान सकते हो, अनियन पील जो है, अनियन पील कहते हैं तो उसमें व्हाइट कलर की एक जो सेल मेम्ब्रेन्स आती है, ये उसी तरीके की सेल मेम्ब्रेन्स होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक pressure. Osmotic pressure is represented by pi. Osmotic pressure of the solution is excess pressure that must be applied to solution to provide osmosis. That must be applied to solution to ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस करवाने के लिए जो प्रेशर आप देते हो किसी भी सॉल्यूशन को, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है मोलैरिटी पर और उसके गिवन टेम्परेचर पे। सो पाई का एक फॉर्मूला बनता है CRT। R जहां वही कांस्टेंट होगा, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सो C को मैं क्या लिख सकता हूं, NP ओवर वॉल्यूम इनटू R इनटू T, और NB को क्या लिख सकता हूं, WB ओवर MB इनटू VRT, ये चीज। और यहां से अगर आप MB फाइंड करोगे, क्योंकि हमारा फिनोमिना क्या बोलता है कि सब में MB ही फाइंड करना है, तो MB विल इक्वल टू दी WB RT अपॉन पाई इनटू V। क्लियर, ये चीज।
और एक आता है इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आप इस चैम्बर में अगर यहाँ से आप ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हो तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किसमें, सॉल्यूशन में जाएंगे। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर आप दूसरे कंपार्टमेंट में दे देते हो तो इस कंपार्टमेंट के मॉलिक्यूल भी इसमें पास आउट होना शुरू हो जाएंगे, इसे बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? देन ऑस्मोसिस से ही जुड़े कुछ सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस जब कंपार्टमेंट में दोनों चैम्बर में दोनों कंपार्टमेंट में प्रेशर जो है वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, when the both compartment have same osmotic pressure, then this kind of solution is known as isotonic solution. Then है isosmosis। isosmosis या osmotic solution जिसमें दोनों कंपार्टमेंट में ही कोई ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई नहीं होता। इट मींस दोनों में ही कोई ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, इट मींस दोनों में कोई ऑस्मोसिस भी नहीं हो रहा, तो वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो कंपार्टमेंट जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है कंपैरिजन टू अदर चैम्बर। मान लो एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट है आपके पास, इस कंपार्टमेंट ए कंपार्टमेंट में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जो दूसरे कंपार्टमेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। रिपीट करता हूं मैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, two solution are said to be isotonic when they exert the same osmotic pressure, because उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो सेम होगी। अगर दोनों में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। इफ दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय एसपीएम मेम्ब्रेन से और उनमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होता तो वो आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। और अगर एसपीएम से जब दो चैम्बर आप बनाते हो तो वो चैम्बर जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, और वो चैम्बर जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ये चीज। और लास्ट इसमें आता है प्लाज्मोसिस। प्लाज्मोसिस मींस अगर आप किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल रखते हो तो सेल का फ्लूइड जो है वो बाहर आना, सेल फ्लूइड जो है वो आउटकम शुरू होता है, आउटकम शुरू होगा तो इसे बोलेंगे हम प्लाज्मोसिस। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ पार्ट इसका चैप्टर का और कुछ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। थैंक्स।